तो भारत में इन दिनों दर्जनों तेल टैंकर लगातार पहुंच रहे हैं, कुछ रूस से, कुछ इराक से, और चौंकाने वाली बात यह है कि कई टैंकर तो खुद अमेरिका से भी भारत आ रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ पहले ही लागू हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों में 50% टैरिफ भी लागू होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका खुद भारत को तेल बेच रहा है तो फिर इतनी सख्त टैरिफ पॉलिसी क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को एक सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि भारत को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पश्चिमी देशों की यह चाल कुछ हद तक सफल होती भी दिख रही है। और देखा जाए तो यह एक ऐसी चुनौती है जिसे अब नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम ने कंपनी को मजबूर कर दिया कि वह रूस से तेल का आयात कम करे। लेकिन भारत ने इसे संकट नहीं बल्कि एक अवसर में बदला, जहां भारत अब कम तेल और प्राकृतिक गैस के साथ नई तकनीकों और वैकल्पिक स्रोतों से अधिक ऊर्जा पैदा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसे भारत की ओर से दिमाग से लिया गया फैसला और सही समय पर उठाया गया कदम कहा जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक और ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका को एक खास संदेश दे दिया कि भारत अब किसी के भरोसे बैठा नहीं है। पर कहानी यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वॉशिंगटन ने भारत के एक्सपोर्ट पर पहले से लागू 25% टैरिफ में एक और 25% जोड़ दिया। यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर प्रोडक्ट लगभग 50% महंगा हो गया। पहली नजर में ये एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। दरअसल अमेरिका की नाराजगी असल में भारत से नहीं बल्कि रूस से है, और इसकी वजह भी साफ है। भारत बीते कुछ समय से रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, और वो भी खुलेआम। यही नहीं, भारत ने अमेरिका की शर्तों वाली डील को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। आमतौर पर ऐसे हालात में कई देश झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने कुछ अलग किया। उसने ना तो दबाव में झुकने का रास्ता चुना और ना ही पीछे हटने का, बल्कि सीधा अपना रुख अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। और यही से कहानी में एंट्री होती है नाइजीरिया की। पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना और भरोसेमंद तेल सप्लायर। आपको बता दें, कुछ साल पहले भारत और नाइजीरिया के बीच हर साल $5 अरब से ज्यादा का व्यापार होता था, जिसमें कच्चे तेल का हिस्सा सबसे बड़ा था। समय के साथ ये कारोबार थोड़ा घटकर $8 अरब तक आ गया। लेकिन अब भारत एक बार फिर इस पुराने रिश्ते को नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाइजीरिया न अमेरिका के दबाव में आने वाला है और न ही यूरोपियन यूनियन के। मतलब साफ है, भारत की तेल आपूर्ति की गाड़ी अब किसी एक ट्रैक पर नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रैक्स पर दौड़ रही है। इस वक्त भी दर्जनों तेल टैंकर भारत में पहुंच रहे हैं, और आने वाले सितंबर महीने में यह सिलसिला और तेज होने वाला है, जहां नाइजीरिया अकेला ही भारत को सितंबर में 10 लाख मिलियन बैरल तेल की सप्लाई करने जा रहा है। और ये आंकड़ा पश्चिम को एक सख्त मैसेज देता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रूस से तेल की सप्लाई अब भी पूरी रफ्तार से जारी है। लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल लगातार भारतीय बंदरगाहों पर उतर रहा है, जैसे किसी बाहरी दबाव का कोई असर ही न हो। खुद इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी यही कहती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बेहद मामूली है, जहां एक्सपोर्ट पर सिर्फ 0.87% और जीडीपी पर मात्र 0.0% है। एक 9% का प्रभाव पड़ा। यानी भारत न सिर्फ इस दबाव को झेल सकता है बल्कि इससे बाहर निकलने की पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत और नाइजीरिया ने मिलकर $20 अरब के ट्रेड टारगेट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, और यहीं से असली गेम बदलने वाला है। माना जा रहा है कि अगर भारत और नाइजीरिया के बीच यह डील पूरी तरह सफल होती है तो सिर्फ व्यापार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पकड़
और भी मजबूत हो जाएगी। और यह कोई सामान्य आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल है जो आने वाले वर्षों में भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में एक प्रभावशाली पावर सेंटर बना सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से ब्रिक्स का विस्तार और ग्लोबल साउथ की बदलती राजनीति का एक अहम पहलू जुड़ता है। अगर नाइजीरिया जैसे बड़े देश इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़े रहते हैं तो इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीतिक चालों का असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब असर सामने आता है तो पूरी की पूरी तस्वीर हो बदल जाती है। और देखा जाए तो भारत और अफ्रीका का यह नया जुड़ाव सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नई मार्केट्स खोलेगा, निवेश के नए दरवाजे खोलेगा और भारत की ऊर्जा नीति को और सशक्त बनाएगा। इसी कड़ी में एक और अहम कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ावा देना, जो न सिर्फ भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि पर्यावरण और आर्थिक मजबूती दोनों में बड़ा रोल निभाएगा। यहां पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल या गैसोलीन में एथेनॉल को मिलाना, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है बल्कि देश की ऊर्जा नीति भी मजबूत होती है। इसे आमतौर पर प्रतिशत में दर्शाया जाता है, जैसे E20, जिसका मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। इस पहल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आती है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता घटती है और सबसे अहम किसानों को अतिरिक्त आमदनी का एक नया जरिया मिलता है। जहां गन्ना, चावल जैसी फसलों से एथेनॉल तैयार कर इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना एक साथ कई सेक्टरों को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की भूमिका को लेकर आवाजें तेज हो रही हैं, जहां अमेरिका के भीतर से ही अब ऐसी मांगें उठ रही हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में एक सक्रिय भूमिका निभाए। और यहां पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो खुलकर अपील की है कि भारत अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल करे और डोनाल्ड ट्रंप को इस खून खराबे को रोकने के लिए मनाए। ग्राहम का मानना है कि अगर भारत यह कर पाता है तो इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि अगर मेरे भारतीय दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध खत्म कराने में मदद करते हैं तो यह भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि इस बातचीत में ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे भी शामिल थे, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार या सप्लायर नहीं, बल्कि एक शांति वार्ता के संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। और इसी बीच जब भारत लगातार नए नए देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है तो एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां अरब सागर के पास स्थित ओमान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लगभग तय माना जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये नई खबर नहीं है, लेकिन याद दिला दें कि साल 2023 से ही भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CPA पर बातचीत चल रही थी और अब आखिरकार दोनों देश इसे अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम कदम है। अब एक जरूरी सवाल आप सभी से है, क्या आपको लगता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद साबित होगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसी तरह और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।